हेलो दोस्तों, फिर से एक बार मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मंडी उपनिरीक्षक के लिए खासकर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर किस प्रकार के सवाल पूछे जाने चाहिए। कल के क्लास में हमने देखे कि ज्योमेट्री 2D और 3D से खासकर सीजीटेट के दोनों एग्जामों को मिलाकर किस प्रकार के सवाल पूछे गए। मैक्सिमम सवाल आपके 2D 3D और ज्योमेट्री को लेकर था। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो कुछ ऐसे सवाल भी थे जो काफी कैलकुलेटिव था, है ना। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सवाल ही था, क्योंकि समय के लिए देखते हुए यदि हम बात करें तो पूरे के पूरे हम कह जा सकते हैं कि भाई वो पूरे के पूरे आपके लिए, है ना, टाइम को बिगाड़ने वाला डेटा था पूरे, है ना। तो आज हम उन्हीं को लेकर हम देखने वाले हैं कि आखिर आगामी एग्जाम में भी क्या इस प्रकार के सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो बिल्कुल आपको तैयार रहना है हर एक सवाल के लिए कि आखिर ऐसे सवाल पूछे जाए तो आप किस प्रकार का अप्रोच लगाना चाहोगे। क्लियर है? तो आज का हमारा पहला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ये था हमारे पास, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए बोला गया है, ध्यान समझना। पहला बोला गया, यदि ए बी सी का माध्य 5 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 0 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य क्या होना चाहिए। ये हमसे क्या है, पूछा गया है दोस्तों। माध्य का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर माध्य मतलब औसत ही होता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं औसत के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने कहा यदि 3 संख्याएं हमारे पास, तो यदि मैं तीनों संख्याओं को जोड़ दूं, ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों संख्या को 3 संख्या इसलिए 3 से भाग दें तो माध्य कितना आया होगा? 5। तब आप कहोगे यहाँ पर फिर तो ऐसा पॉसिबल है कि इन तीनों संख्याओं का योग a प्लस बी प्लस सी इक्वल 3 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा भाई। क्लियर यहाँ तक? अब हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है अलजेब्रा में, a प्लस बी प्लस सी का यदि मैं होल स्क्वायर की बात कर दूं तब आप कहोगे फिर तो इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है दोस्तों, ध्यान समझना, है ना। अब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना मिल गया? 15। तो 15 का क्या हुआ होगा? स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और इन तीनों का मान ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दे रखा है हमको? 0 दे रखा है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0। अब आप देख पाओगे 15 का वर्ग हो गया भाई कितना? 225 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये तो हो गया भाई 0। 3 संख्या इसलिए हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? 75। मतलब मैं कह सकता हूं कि ए का क्या होने वाला है? आपका तीसरा। अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे ऑप्शन में, अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे अभी फिलहाल तो, है ना। ए का क्या दिया गया है यहाँ पर? पहला गलत हो गया। ए का दूसरा दिया है, ये भी गलत हो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा चांस हो सकता है ना। तो बी को चेक कर लेते हैं। बी में दिया गया यदि 7 लगातार अंकों का औसत 20 है तो उनमें से सबसे बड़ा अंक क्या होगा? ठीक है। अब बी को जब चेक करेंगे तो भाई 7 लगातार संख्या, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, और ये हमारे पास तीसरी संख्या ना। अब औसत क्या होगा आपके पास? ये चौथी संख्या, क्योंकि 1 2 और 3। अब लगातार संख्या तो बीच वाला संख्या क्या होता है? औसत होता है। और दिया कितना है? औसत हमको 20 दिया गया है। यहाँ पर सम और विषम का जिक्र नहीं किया है, मतलब 100% प्राकृतिक संख्या होगा। 20 से बड़ा 21, 21 से बड़ा 22, और 22 से भी बड़ा क्या हो जाएगा? 23, और हमको सबसे बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया है। तो बी का होना चाहिए पहला। ऑप्शन देखेंगे तो बी का पहला, मतलब मैं 100% कह सकता हूं कि सवाल का जवाब मेरे पास आगे हल नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? एकदम सटीक आंसर होने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल फिर। यदि समान कार्य के लिए लोगों की आवश्यकता संख्या नीचे दी गई है, उन्हें उनकी दक्षता में बढ़ते क्रम में लगाना है। काम एक ही करना है इन सभी लोगों को। एक ही बात करें, बी की बात करें, सी या डी या ई की बात करें, एक ही काम को करना है। एक चीज बताओ, मान लो मैंने कहा कि कोई काम होगा ऐसे हमारे पास, ठीक है, जिसको हमको तीनों लोगों द्वारा कराना है। मान लिया मैंने अपने हिसाब से कि भाई 180 काम है, 180 यूनिट का काम है। 5 लोग मान लो करेंगे, एक ही हिसाब से देखेंगे हम। 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एक कम 5, और ये 36 बार में, है ना। इनका एफिशिएंसी कितना का आ गया? 36 का। यदि मैं बी की बात करूं तो 180 है, और यदि मान लो 8 से भाग दे देते हैं ना, है ना, 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 बच गया भाई कितना? तो आप कहोगे 2 बच जाएगा, है ना। 8 दूनी फिर 16, नहीं 8 दूनी 16, 2 बच गया, है ना। 8 दूनी 16, 4 बच गया, कितना आ गया? इतना, है ना, 22.5 आ गया। यदि मैं सी की बात करूं तो सी कितना है?
180 काम को मान लो 10 के हिसाब से करेगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 18 इनकी एफिशिएंसी। यदि मैं डी की बात करूं तो डी कितना है, 12 दिन में है ना, तो 180 को यदि हम 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तब आप कहोगे भाई 15 आ जाएगा। और ई की यदि बात करें तो उसी 180 काम को 15 दिन में किया जाए तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 12। अब हमको क्या बताना है, एफिशिएंसी से बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम एफिशिएंसी क्या होगा, ज्यादा लोग करेंगे तो सबसे कम एफिशिएंसी। तो शुरुआत कहां से होना चाहिए, उनकी दक्षता के बढ़ते क्रम में, है ना। यदि समान कार्य के लिए लोगों की आवश्यकता संख्या नीचे दी गई है तो उन्हें उनकी दक्षता के क्रम में आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में आपको क्या करना था, जमाना था। तो हम कहेंगे भाई ज्यादा लोग, है ना। अब दक्षता के बढ़ते हुए क्रम की यदि हम बात करें तो ज्यादा लोग, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास ओ से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ओ हमारे पास सबसे कम क्या है, 12। तो ओ से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपके दो ऑप्शन ऐसी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। है भाई, सबसे पहले 12, 12 से बड़ा क्या होगा, 15, 15 किसका है, डी का। तो ओ के बाद 100% क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था। यहां पर क्यों नहीं आया भाई, यहां पर क्यों नहीं आया, ओ के बाद डी है कि क्या है, सॉरी डी नहीं है, अच्छा ये डी का मान है, ठीक ठीक। डी का मान क्या है, एन है, तो एन आना चाहिए, ओ के बाद एन, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था, आगे आपको कैलकुलेटिव वाला सवाल देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारे चैनल सीजी मैपोलॉजी द्वारा खासकर मंडी उप निरीक्षक या आगामी जो भी आपके टीचर भर्ती एग्जाम आने वाला है उन सभी को ध्यान में रखते हुए, अभी तो फिलहाल मंडी उप निरीक्षक की बात करें तो यदि आपको संपूर्ण कोर्स परचेस करना है, जो जो सिलेबस में दिया है उन सभी के बारे में दिया आपको, है ना, परचेस करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास कितना 749 रुपए के मात्र प्राइस में मिल जाएगा। और यदि आपको स्पेशल मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर का क्लास परचेस करना है तो ये मात्र 449 रुपए की प्राइस पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, जितने भी सवाल होंगे वो सब के सब आपके, है ना, न्यू पैटर्न पर आधारित रहेंगे, है ना। हम बिल्कुल ऐसे सवाल नहीं कराएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ना हो, है ना। हम व्यापम के पैटर्न को देखते हुए वही सवाल कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वैसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% चीज को मानिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फिर हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि एक रकम साधारण ब्याज पर उधार दी तो सही विकल्प को आपको चुनना था। भाई बोला गया है कि रकम 5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 16.3% है। बोला गया, ध्यान समझना मेरी बात को, है ना। यदि एक साल में 16%, मैं मान लो 2/3 को भूल भी जाऊं, ध्यान समझना मेरी बात, है ना, 2/3 को भूल जाओ, मान लो 16%, तो भी 16 5 80 होता है, 80 दुगना नहीं होता, यहाँ पर बोला गया है दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब क्या होता है, 100 का कितना होना, 200 हो जाना, 100 का कितना होना, 200, मतलब ब्याज कितना लगेगा, तो हम कहेंगे 100%। अब ब्याज होता क्या है भाई, तो आप कहोगे दर और समय का गुणा 16 मान लेते हैं, गुणा 5 करेंगे तो 80 होता है, ना कि 100, है ना। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि जे वाला कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, एकदम केयरफुली। अब जे वाला गलत है तो ये तो गलत हो ही जाएगा, है ना, इनमें से कोई अभी बात नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, रकम 5 वर्षों में दुगनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर 20% होगी। ध्यान समझना, यही सवाल है ना भाई। 100 की राशि कितना हो जाना है, 200 हो जाना है, तो आप कहोगे ब्याज मिलेगा कितना, तो मैंने कहा भाई 100 रुपया मिल गया, है ना। एक साल में 5%, एक साल में 20%, तो 5 साल में 20 पंचे 100 होता है भाई। तो हम कहेंगे के वाला कथन हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए। एल की बात करें, रकम 10 सालों में 4 गुनी हो जाएगी यदि 5 सालों में द्विगुनी हो जाती है। बोला गया है, मैंने कहा कि भाई मान लेते हैं 100 रुपए की राशि, है ना, कितना हो गया, 200 हो गया, दुगुना हो गया, तो ब्याज कितना बना, आप कहोगे 100 रुपए का ब्याज बना। ये ब्याज कितने में बना है, 5 सालों में, है ना, 5 सालों में, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ब्याज की दर 20% आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है 4 गुनी हो जाएगी, बोला ना, रकम 10 सालों में 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 100 की राशि कितना हो जाना है, आप कहोगे भाई 400, तो ब्याज कितना लग जाएगा, मैंने कहा कितना, 300 लग जाएगा। ब्याज की दर तो 20 है, 20 से भाग लगाने पर आप देख पाओगे 15 साल में होता है ऐसा। कितने साल में, 15 साल में। तो हम कहेंगे कि एल वाला कथन गलत है। अब एल वाला कथन गलत है तो ये गलत हो जाएगा, और इनमें से कोई वाला सोने की चांसेस कम है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। ऐसे सवाल पूछे तो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, एकदम सरल सरल तरीका अपनाना है ताकि आप इन सवालों को टाइम में पूरा कर पाओ। क्लियर है, समझ आ रहा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
ध्यान समझना, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को आपको क्या करना था, चुनना था भाई। हमने देखे स्टेटमेंट हमारा है कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूर्ण करता है, ये बोला गया है। अब उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर दिया गया, तो हम सबसे पहले सवाल ही हल कर लेते हैं। हमने देखी कि ए काम को कितने दिन में, 10 दिन में, और बी जो है इस काम को कितने दिन में किया, 20 दिन में। मान टोटल वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 और 20 कैल्सियम कितना हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा। अब आप बताओ, यदि ए जो है पूरे काम को 20 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे 2 यूनिट काम करेगा, है ना। बी जो है 20 दिन में 20 काम करता है तो हर एक दिन कितना काम करेगा, आप कहोगे 1 यूनिट काम करेगा। तो ये उसकी क्या है, एफिशिएंसी है, दक्षता। ठीक है, 2 और 1, ए की दक्षता 2 और ए की बी की दक्षता कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम चलते हैं हमारे पास कथन की ओर। हमारा कथन ये है कि ए की दक्षता बी की दुगनी है। बिल्कुल भाई, ए की जो दक्षता है बी की क्या है, जस्ट दुगनी। मतलब मैं कह सकता हूं कि कथन क्या होगा दोस्तों मेरा, एकदम करेक्ट होगा। किसी कार्य को करने की दक्षता उस कार्य को पूर्ण करने में लगने वाले समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफिशिएंसी जो होता है ये हमेशा क्या, सही में आपके पास समय का उल्टा होता है। तो यदि समान कार्य किया जाए, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, समान काम किया जाए तो ये हो गया हमारे पास टाइम, और उल्टा हो जाएगा क्या, एफिशिएंसी। मान लो हम लिख देते हैं क्या, यहां पर लिख दिया मैंने एफिशिएंसी, ध्यान समझना एफिशिएंसी। अब ए ने काम किया कितने दिन में, ए काम कर रहा है 10 दिन में, और बी काम कितना कर रहा है, आप कहोगे 20 दिन में। तो ये 10 और 2 मतलब अनुपात हो जाएगा 1 और 2, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर चले जाएगा 1। तो हमने देखे कि एफिशिएंसी 2:1 है और उनके टाइम का रेशो 1:2 है, मतलब ये 100% व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। और इस बात की पुष्टि भी करता है, तो कारण भी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस आधार पर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा कथन भी सही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और उस कथन का कारण जो है वो भी सही है, और कारण जो है कथन की सही तरीके से यहाँ पर व्याख्या भी कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, ये तो एकदम करेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा ए वाला जो कथन होगा, ये ए वाला जो ऑप्शन होगा, ये हमारा क्या होगा, एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। फिर बोला गया है कौन सा 2/5 के निकटतम है, बोला गया है 2/5 के निकटतम। 2/5 मतलब क्या हो सकता है, यदि मैं 2 को भाग दे दूं 5 से, तो आप कहोगे 5 से भाग देने पर नहीं जाएगा, दशमलव लगा देते हैं, हो गया भाई 20, और 5 चौके 20 कितना आना चाहिए, 0.4 अप्रोक्सीमेट, लगभग बिल्कुल 0.4 आ जाए उसके बराबर। तो यदि हम पहले की बात करें, जे वाले की बात करें, जे वाले कथन यहाँ पर दिया गया है 2001 को भाग देना है हमको किससे, 5000 से। ठीक है भाई, 5000 से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने पर कितना आएगा, तो मैं कहूंगा 0.4, 2 का दुगना और ये 0 0 और 1 का दुगना कितना हो जाएगा, 2, है ना, यही होगा भाई। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.002 आ जाएगा, 0.4002। यदि मैं इसकी बात करूं, के की बात करूं, तो के को भाग दे देंगे, यदि हम 21 को भाग दे देंगे किससे, 50 से, तो ये जस्ट 21 का दुगना कितना हो जाएगा, 42, मतलब 0. कितना हो जाएगा यहाँ पर 402 हो जाएगा, है ना, केवल 02 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये तो दिया गया है हमारे पास, एल का मान दिया है 0.4002, और यदि मैं एम की बात करूं, एम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है 201 को भाग देना है किससे, 500, तो भाग देंगे तो 0.2 का दुगना 4 और ये 2 का इतना आ रहा है। अब लगभग बोला गया है, तो एकदम करेक्ट क्या होगा, जो सबसे कम होगा। एक डेटा हमारे पास निकटतम ये हो सकता है, और एल वाला भी हमारे पास क्या होगा, निकटतम होगा, क्योंकि ये दोनों लगभग अप्रोक्सीमेट। तो हम जाएंगे किसके साथ, एक तो जे के साथ और एक एल के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों, जे और एल, यही को हम क्या मानेंगे, एकदम करेक्ट मानेंगे, अप्रोक्सीमेट के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तब। क्लियर है, ऐसे ऐसे सवाल पूछा गया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर बोला गया है कि निम्नलिखित की गणना कर बढ़ते हुए क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है भाई। अब आपको अच्छा गणित आना चाहिए, एकदम फास्ट, और साथ ही साथ आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्या करना है, चलना है। क्लियर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमको सभी चीज निकालना पड़ जाएगा, तभी आप क्या करोगे, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर पाओगे, नहीं तो आप अरेंज नहीं कर सकते। यदि कथन वाला डेटा होता तो हम बिना अरेंज करे भी कहीं ना कहीं मार देते, लेकिन ये बढ़ते हुए क्रम है, तो यहाँ पर आपको तो, है ना, कोशिश करना ही पड़ेगा। ध्यान से समझना,
₹3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब 3000 से ज्यादा ही होगा भाई, सिंपल सी बात है। चलो आगे देखते हैं इसको। ₹3000 राशि हमको मिश्र धन निकालना है, तो 3000 गुणा हम क्या कर देंगे, 20% का फ्रैक्शन 6 और 2 साल है तो 36 बटे कितना कर देंगे, तब आप कहोगे 5 25, 25 कम 25, 25 चौके 100, 4 तिया 12, यहां पर हम लिख देंगे, है ना। क्या हो जाएगा, 120 गुणा कर देंगे 36, 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना। 36 दूनी 72 की 2 हाथ के 7, 36 कम 36, 36 और 7 कितना हो जाता है 43, 4320 का आ जाएगा हमारे पास क्या, मिश्र धन। क्लियर है भाई। फिर हम बात करते हैं 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 8%। 8 रुपए है। 4% का फ्रैक्शन होता है दोस्तों, हम कहेंगे 4% मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 4% मतलब 1/4 हो जाएगा भाई। 4% मतलब 1/25, मतलब 1 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 और 25 का स्क्वायर 625 हो गया। 1 का मान 8 है, तो यहाँ पर 8 का गुणा कर देंगे, तो आप कहोगे 8 6 48, मतलब कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार दिया गया है 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 10,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, वह राशि क्या है बोला गया है। ध्यान समझने मेरी बात को, क्या बोला गया है, 14% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए जो एक राशि पर जो साधारण ब्याज है, 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 10,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से क्या है, आधा है बोला गया है। कौन सा, साधारण ब्याज। तो राशि हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमारे पास 10,000 दिया गया है, ध्यान समझना, 10,000 दे रखा है। चलो भाई 10,000 कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर पर, 10%, वो भी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, बटे कितना कर देंगे 100, मतलब मैं ब्याज की बात करूं तो केवल 21 होगा। 0 से 0 कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 2100 होगा। और 2100 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1050 होगा। यही होगा भाई। अब हम कहेंगे कि 14% की दर से 3 वर्ष का, तो 14 तिया कितना हो जाएगा, 42, तो कहीं ना कहीं 42% की बात होगा। और 42% का मान कितना है, तो 21 का 21 दूनी, और ये हो जाएगा आपके पास 21 पंचे 50, 1% का मान 25, मतलब 100% कितना हो जाएगा, 2500। इसका डेटा हो जाएगा भाई 2500, ये राशि है। इसका मान 5000 है, और इसका मान कितना मिला हमको, 4320 रुपए है। इतना कैलकुलेटिव रहा था, है ना। एन की बात करें, एन की बात करें तो कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8028 और 6 वर्षों में 12042 हो जाती है, तो जब ब्याज वार्षिक संचित हो तब वह राशि आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या दे दिया गया कि 3 साल में और 6 साल में हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन। 3 साल में कितना हो जा रहा है, 8028 हो जाता है, और 6 साल में यही कितना हो जाता है, तो 12042 हो जाता है। ध्यान समझना यहाँ पर, ठीक है। ये कट जाएगा क्या किसी से, 4014 से, 4014 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और 4014 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। यही 3 और 2 का मान होगा भाई। 3 का मान ये है, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, बच गया कितना, 2 हो गया 20, 3 छक्के 18, बच गया 2 हो गए 22, 3 सत्ते 21 और 3 छक्के 18, गुणा कितना करना है 2, तो 2 छक्के 12 की 2 हाथ के आई 1, 2 सात 14, 14 और 1 15 की 5 हाथ के आई 1, 26 दूनी 52 और 1 हो गया 53। तो इतना हो जाएगा 5352 रुपए आएगा इसका मान, 5352 रुपए। लास्ट वाले डेटा को भी निकालना पड़ जाएगा क्या, 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 5 लाख पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो 8% मतलब क्या हो जाएगा, मैंने कहा 100 की राशि का 108 होना, है ना। डिफरेंट कितने का है, तो आप कहोगे 8 का, और 8 के स्क्वायर कितना हो जाता है 64, 100 का वर्ग मतलब क्या होगा 10,000, और 10,000 का मान कितना दिया है 5 लाख, ये दिया है। तो हम 4 जीरो से इसके 4 जीरो काटेंगे तो 50 बच गया, 50 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 0, 5 26 की शून्य हाथ के 2, 5 छक्के 30 और 2 3200, ठीक है। तो इसका मान आ गया कितना 3200। अब आपको क्या करना था, अरेंज करना था, वो भी किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो बताओ इनमें सबसे छोटी राशि क्या है, एम है, 2500 सबसे छोटी डेटा है। यहाँ पर देखो
एम से शुरुआत कहां पर हो रहा है डेटा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एम से शुरुआत एक ही जगह था, ऑप्शन नंबर डी यही हमारा क्या हो जाता है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है ना, क्योंकि सबसे बड़ी राशि क्या है, एन होना चाहिए। क्लियर है भाई। इस प्रकार से सवाल पूछा गया था अभी एग्जाम में, है ना। तो आगामी एग्जाम के लिए भी आपको तैयार रहना, क्या भरोसा कि ऐसे सवाल और बनने लगे और आपका एक एक नंबर बहुत ही कीमती होने वाला है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 5-5 सवाल को एक सवाल में बिठाकर पूछा गया है, सोचो टाइम कितना वेस्ट होगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर ये पूछ दिया गया था कि निम्नलिखित को सम्मिलित करके आपको क्या करना है, बताना है। इस साइड कॉलम 1 है और उस साइड कॉलम 2 है। ध्यान समझना, 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज पूछा गया है ना। 219 दिन का साधारण ब्याज। यहां पर हम ऑप्शन में भी नजर डालें, ध्यान समझना, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, है ना। ऐसे सवाल को पूरा लेकर नहीं चलना है आपको एग्जाम हॉल में, है ना। ऑप्शन पर आपका पहला नजर पड़ना चाहिए, तब तो जाकर आप टाइम को मैनेज कर पाओगे, नहीं तो टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखना, क्या मुझे ए निकालना चाहिए, मैं स्ट्रेटजी भी साथ में बता रहा हूं। ए यदि निकालूंगा तो यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, ठीक है। तो मैं ए नहीं निकालना चाहूंगा। ध्यान से देखूं, बी की जगह ए, फिर बी का मान 2, फिर बी का मान 3 और बी का मान 4, मतलब बी यदि मेरा काउंट हो गया तो मैं 100% कह सकता हूं कि मैं 4 ऑप्शन में से एक को तो मार ही सकता हूं। तो मैं बी निकालना चाहूंगा भाई। देखो, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन कितना प्राप्त हो रहा है, 6944 रुपए। तो वह धन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये साधारण ब्याज पर है, चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। एक साल में 8% का ब्याज, तो 3 साल में 8 या 24% का ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज पर ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने सिंपल कैलकुलेट कर लिया कि एक साल में भाई 8% का ब्याज लगा होगा, तो 2 साल में 16% और 3 साल में 24%। मूलधन अपने आप में 100% तो रहा ही होगा, मतलब मिश्र धन 24 और बढ़ जाएगा, मतलब 124% का मान होगा भाई। मैं सिंपल कैलकुलेट कर लूंगा कि 124% का ही मान दिया गया है, कितना हमारे पास 6944 रुपए, मतलब 100% का जो भी मान आएगा वो आपके पास 6000 के बिल्कुल निकटतम, लेकिन थोड़ा कम होगा, इतना भी आपको मानकर चलना है। तो आप ऑप्शन देखोगे कि 6000 से जस्ट नीचे कौन सा ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन है भाई 5600। इसमें आपको लॉजिक भी तो लगाना है ना। 2000 बहुत कम है, 800 बहुत कम है, 75 बहुत कम है, हमको तो 124 का मान यदि 6944 दिया है और 100 का मान पूछा गया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एकदम नियर अबाउट डेटा देखना है, पूरे डेटा को हमको खंगालना नहीं है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि भाई बी का क्या होगा, पहला ऑप्शन चेक करेंगे, बी का केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे यदि अप्रोच लगाओगे तब तो जाकर आप सवालों को बहुत कम समय में बना पाओगे, अन्यथा आप नहीं बना सकते। इतना भी आपको याद रखना है। क्लियर है भाई। आगे बढ़े, देखते हैं अगला सवाल। फिर यह पूछ दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या 1 जनवरी 2021 को 4 लाख है। 1 जनवरी की बात है। जनवरी 2021 में जनसंख्या वृद्धि 20% की दर से हुई। फिर बोला गया 2022 में जनसंख्या में ह्रास हुआ है, वो भी 15% की दर से, और 2023 में जनसंख्या वृद्धि 10% की दर से हुई। हमारे पास 3 स्टेटमेंट पूछ दिया गया है और तीनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको आंसर भी बताना है। तो हमारे पास 4 लाख है ना। यदि 20% की दर से मान लो वृद्धि हुई, मतलब एक साल में 20% बढ़ेगा भाई, तो हमने कहे कि कितना होना चाहिए जनसंख्या, तो आप कहोगे 4 लाख की जनसंख्या, कितने जीरो है, 5 जीरो। 4 लाख की जनसंख्या 20% की दर से बढ़ेगा तो 120 बढ़ जाएगा भाई 100 की जनसंख्या। हम कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 चौके 48, है ना। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो और 4 जीरो, कितना हो जाना चाहिए, इतना होना चाहिए, 4,80,000 होना चाहिए। यह है बात 2021 की, ध्यान समझना। टोटल उसके अंत तक जनसंख्या। फिर बोला गया 2022 में जनसंख्या 15% की दर से कम होगी। अब 2021 के बाद ही 2022 आएगा, तो हम अब मूल डेटा किसको लेंगे, 4,80,000 को लेकर चलना पड़ेगा। 4,80,000 और 15% का हास, मतलब अब 85 लगा होगा। 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब आपको गुणा करना पड़ेगा, 85 के ये 2 जीरो तो आएगा ही। 85 अट्ठे कितना होगा भाई, तो 85 अट्ठे पढ़ लेते हैं। 85 दूनी कितना होता है, आप कहोगे 85 दूनी 170, है ना। 17 दूनी 34, 34 दूनी कितना होता है 68, मतलब जीरो और हाथ क्या आ गया, कितना 668 आ गया, है ना। फिर 85 चौके
34 हुआ होगा, है ना। 85 चौके हो जाएगा हमारे पास 340, और जोड़ कर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8, और ये हो गए 0, और ये हो जाएगा 4। तो कितना होना चाहिए जनसंख्या, 4 लाख, इतना होना चाहिए, 4,08,000 जनसंख्या हो जाना चाहिए। 2022 के अंत तक की जनसंख्या है, ये 2022 तक की जनसंख्या। फिर से क्लियर है। फिर पूछा गया 2022 में जनसंख्या, 23 में जनसंख्या में फिर 10% की वृद्धि हो गई। तो अब हम इसको लेंगे भाई, 4,08,000 का कितना 10% की दृष्टि वृद्धि होगा, तो 110 बटे कितना कर देंगे, 100। 0 से 0 कैंसिल, है ना। 11 का पहाड़ पड़ेंगे, जो 0 लगा लेते हैं। 11 88 की 8, और 11 चौके 44, कितना हो जाएगा, 4,48,800। ये मैंने 3 डेटा निकाल लिया। ये है आपके पास 2023 की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से सही हो सकता है। जे कथन है कि वर्ष 2022 के अंत में जनसंख्या वापस 4 लाख हो जाएगी। 2022 के अंत में जनसंख्या 4,08,000 है, 4 लाख नहीं होने वाला। तो जे वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जे वाले कथन के गलत होने से कौन कौन से कथन आपके गलत हो जाएंगे, तो पहला गलत हो जाएगा, और साथ में आपके डी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल एक ही आपको चेक करना रह गया है ना, के या एम। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 4,48,800 हो जाएगा। मतलब के वाला कथन क्या है दोस्तों, करेक्ट है। अब के वाला कथन करेक्ट है, तो ये एल और एम गलत हुआ होगा। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये हमारा क्या होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। अब बाकी को हम पढ़ेंगे भी नहीं, इतना ध्यान रखना है। यदि टाइम को मैनेज करना है तो ऐसे आपको सवाल बनाना पड़ेगा। ऑप्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके एग्जाम और टाइम को देखते हुए भाई, क्योंकि इतने बड़े बड़े सवाल को यदि आप सोचते हो कि आप 2-2.5 घंटे में आप कवर कर पाओगे, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मंडी उप निरीक्षक में आपको मैथ्स भी कंप्लीट करना है, रीजनिंग भी। टोटल 30% का जो वेटेज है वो मैथ्स रीजनिंग के पास है ना। और ये 30% का जो वेटेज है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है आपके सिलेक्शन को लेकर, है ना। तो बिल्कुल आपको सवालों को भी अच्छे से रीड करना है, और साथ में सवाल पढ़ने से पहले तो ऑप्शन भी आपके माइंड में होने चाहिए कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो इन छोटे छोटे चीजों को आपको याद रखना होगा, ताकि कम से कम अपना समय तो कम बचा सको। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर ये दिया गया था, निम्नलिखित आवर्ती बंटन सारणी में प्रत्येक वाली में क्या है, प्रत्येक वाली में अनाज की संख्या तथा पेड़ों की संख्या दी गई है। वृक्षों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित कथनों को आपको क्या करना है, जमाना है। वो भी किसको, वृक्षों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित को क्या करना है, जमाना है। अब बोला गया है 32 से अधिक पेड़ों की संख्या। तो 32 से अधिक पेड़ों की संख्या कहां से देखोगे, तो भाई 32 से अधिक तो हमारे पास है 32 से अधिक पेड़। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक पूरी डेटा आपके पास 32 से अधिक पेड़ों में आ जाएगा। ध्यान समझना मेरी बात को। 26 से अधिक पेड़, अब 26 से अधिक पेड़ बोला गया है ना, तो 26 से अधिक पेड़ यहां पर आएगा, क्योंकि अनाज की संख्या और ये पेड़ों की संख्या नीचे वाला। अब हमको बोला गया कि 32 से अधिक पेड़ कितने हैं, तो आवर्ती बंटन में यदि हम देखेंगे तो आवर्ती बंटन में यही तो होगा ना, 32 से स्टार्ट है। 32 यहाँ अनाज की संख्या और ये पेड़ों की संख्या है, ठीक है। 23 से अधिक पेड़ों की संख्या है, और 32 से अधिक पेड़ों की संख्या कितनी है, 26 से अधिक पेड़ों की संख्या, 17 से अधिक पेड़ों की संख्या। तो आवर्ती बंटन के अकॉर्डिंग ही लगाया होगा। तो सबसे ज्यादा तो आपके पास 17 से अधिक पेड़ों की संख्या आना चाहिए, और 17 कहां पर है, एम पर है। तो एम 2 जगह होनी चाहिए, और 17 से पहले कोई अंक पड़ रहा है यहाँ पर, तो आप कहोगे 23 है, तो एम के जस्ट पहले ओ होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 35 सबसे ज्यादा, तो इसकी संख्या सबसे कम होनी चाहिए। तो इस आधार पर बी वाला जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, एकदम सटीक आंसर होने चाहिए। इतना याद रखना कि ऐसे ऐसे सवाल जब देखने को मिले, तो इन सवालों को पढ़ने से पहले आपका नजर एक बार ऑप्शन पर भी पढ़ने चाहिए, ठीक है। और कंटिन्यू बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा, है ना, ताकि आपके लिए इसी प्रकार के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट वाला सवाल लाते रहेंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।